हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिएक्ट जेएस। और रिएक्ट जेएस में हम शुरू से एडवांस तक के सारे टॉपिक्स को अपने डिटेल्स में कवर करेंगे और हम इसमें समझेंगे हमारा रिएक्ट जेएस होता क्या है। अब रिएक्ट जेएस आपने अगर पहली बार सुना है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक बार अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होएगी और हमारी HTML भी यूज़ होएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि रिएक्ट जेएस हमारी लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेमवर्क है, कुछ लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी है। तो समझते हैं कि ये क्या लाइब्रेरी है या फिर ये हमारी फ्रेमवर्क है। तो देखो, रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ना कि एक फ्रेमवर्क। इसे लाइब्रेरी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ यूआई डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस, जो आप देख सकते हो आमने सामने से, ठीक है। जबकि एक फ्रेमवर्क ओवरऑल एप्लीकेशन स्ट्रक्चर और फ्लो को डिफाइन करता है। रिएक्ट का यूज मेनली यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए होता है, लेकिन डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट के साथ और भी लाइब्रेरीज और टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लोग रिएक्ट को समटाइम्स फ्रेमवर्क ही क्यों कहते हैं? क्योंकि रिएक्ट एक कंप्लीट यूआई डेवलपमेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। वैसे तो टेक्निकली रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, लेकिन इसके साथ इंटीग्रेट होने वाले टूल्स और लाइब्रेरीज की वजह से कुछ लोग इसे एक फ्रेमवर्क की तरह देखते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली फ्रेमवर्क जैसे कि एंगुलर या व्यू में जो एप्लीकेशंस के ओवरऑल स्ट्रक्चर और फ्लो को भी डिफाइन करते हैं, उस कंपैरिजन में रिएक्ट सिर्फ एक यूआई कंपोनेंट्स है, इसलिए ये एक लाइब्रेरी है। तो आपको मैंने बताया कि ये एक लाइब्रेरी है। कोई आपसे पूछे कि रिएक्ट जेएस होता क्या है, तो एक लाइब्रेरी होती है, फ्रेमवर्क नहीं होता। बट अब इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी है जो इसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो लोग इसे फ्रेमवर्क भी कह देते हैं। ये गलत नहीं है कि ये फ्रेमवर्क है, बट हाँ, अभी के लिए हमारी लाइब्रेरी है। आने वाले टाइम में आपका फ्रेमवर्क हो सकता है, जैसे एंगुलर हो गया, आपका व्यू हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कि रिएक्ट जेएस में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरा होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा रिएक्ट जेएस होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं अपने रिएक्ट जेएस के साथ और इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि रिएक्ट क्या है, एक हमारी लाइब्रेरी होती है। तो सबसे हमें पहले क्या समझना है, जो रिएक्ट जेएस है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। क्या है? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है। यूजर इंटरफेसेस बनाने में मदद करती है। यूजर इंटरफेसेस मतलब यूजर इंटरफेसेस, इसको कहते हैं हम यूआई। जो चीज़ आप मेरे सामने देख पा रहे हो, आपको ये पूरा पेज दिख रहा है, ये क्या है? ये जो है लेआउट है। मतलब कि ये आप देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रही हूँ। एक यूजर इंटरफेस है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसका यूज कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, जैसे कि मान लो हमने एक वीडियो बनाई, कहीं पे हमारी वीडियो है, जैसे कि आपका यूट्यूब होता है, वहाँ पे एक वीडियो होती है। उस वीडियो के अंदर एक थंबनेल होता है, ठीक है। उस वीडियो के अंदर आपका कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, आपका कुछ टाइटल होता है। जैसे कि मैंने एक जावास्क्रिप्ट की वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो में मैंने क्या देखा था, मैंने यहाँ पे लिखा एक थंबनेल में कि ये फंक्शंस मैंने इस वीडियो में पढ़ाए हैं, और वहाँ पे एक टाइटल लिख दिया, उसमें लिख दिया कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट 0 to एडवांस, ठीक है। हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ी, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दिया कि हमने क्या क्या किया है। वो सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। रिएक्ट जेएस में हम उनको कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें थोड़ी थोड़ी होती है। तो इसका यूज़ कंपोनेंट्स के थ्रू होता है, जिसमें हर कंपोनेंट एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूआई को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है? ये यूजर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्ट का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल डोम। अब ये वर्चुअल डोम क्या होता है? देखो, डोम तो आपने पढ़ा था जब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी। तो उस डोम में मैंने क्या पढ़ाया था? डॉक्यूमेंट ऑफ मेथड्स। तो ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट ऑफ मेथड्स को पढ़ लिया था, बट अब हमें ये समझना है कि वर्चुअल डोम क्या होता है। हमारा ये वर्चुअल डोम के साथ वर्चुअल मिलके क्या बन गया? देखो, रिएक्ट जेएस में जो वर्चुअल डोम है हमारा, एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। जब कोई चेंजेस यूआई में होती है, यूआई मतलब जब कोई चेंजेस आपके जो पेज है इस पे होंगे, तब रिएक्ट सबसे पहले एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कॉपी बनाता है एग्जिस्टिंग डोम स्ट्रक्चर का, जिसे वर्चुअल डोम कहते हैं। फिर ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअल डोम से कंपेयर करता है और सिर्फ उन चेंजेस को अप्लाई करता है जो हुई है, ठीक है। तो देखो, अब थोड़ा मैं और आगे चलते हैं कि ये होता क्या है। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि ये क्या होता है।
अब रिएक्ट में एक JSX होता है, तो मैंने अभी बताया था कि JSX क्या होता है। अब यहाँ पे JSX क्या होता है, देखो JSX होता है हमारा, JS मतलब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, JS मतलब जावास्क्रिप्ट, X मतलब HTML का जो कोड होता है, तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में HTML को जोड़ते हैं। तो रिएक्ट में JSX जावास्क्रिप्ट XML भी होता है, जो एक सिंटैक्स है, क्या है, एक सिंटैक्स है। HTML को जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड करने का काम है इसका, JSX का। ये डेवलपर्स को कोड लिखने में और UI डिजाइन करने में आसान बनाता है। तो ये तो आपने, हम रिएक्ट पढ़ते क्यों है, देखो आप पढ़ तो रहे हो बट आपको यही नहीं पता कि आप रिएक्ट पढ़ते क्यों। रिएक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो हमारे काम को आसान करे, हमारी डिजाइनिंग को करने में आसान करे। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ में लिख लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे CSS, हाँ CSS भी लिखते हैं, बट इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने समझा JSX होता क्या है, ठीक है। रिएक्ट में स्टेट और प्रॉप्स का यूज होता है। अब स्टेट क्या होती है हमारी, प्रॉप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में आगे जाके पढ़ रहे होंगे। तो देखो अब रिएक्ट में स्टेट और प्रॉप्स का यूज होता है जिसे डाटा को मैनेज किया जा सके। अब डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनको एक जगह नोट कर लेना, इनको अच्छे से समझ लेना, जब भी आपके समझ में आएगा। स्टेट कंपोनेंट को इंटरनल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, स्टेट तो हमारा इंटरनल डाटा को स्टोर करता है, और जबकि प्रॉप्स हमारे एक्सटर्नल डाटा को कंपोनेंट में पास करता है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल, ये क्या क्या बातें हो रही है हमारे अभी समझ में नहीं आ रही है, बस ये वर्ड्स ध्यान रखो। हमें स्टेट पढ़ना है, हमें प्रॉप्स पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्ट में लाइफ साइकिल मेथड्स भी होते हैं जो कंपोनेंट के वेरियस स्टेजेस में स्पेसिफिक एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये स्पेसिफिक एक्शन क्या होता है, देखो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया मैंने आपको, बस थोड़ा ऐसा दिया है कि आपको समझ में आ जाए हम रिएक्ट को कैसे यूज करते हैं, रिएक्ट होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स में समझाऊंगी कि हमारे रिएक्ट को हम कैसे कर सकते हैं, रिएक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इंस्टॉलेशन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में सिर्फ हम ये समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है, ये दिखती कैसी है, ये कोड कैसे कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको टॉपिक्स दिखा देती हूँ कि हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट को, ये आपका लेक्चर 1 है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने React.js का इंट्रोडक्शन सीख लिया है, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी वेबसाइट्स पर जाएंगे, इसको थोड़ा हम रिसर्च करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, JSX क्या होता है। फिर हम सेटअप करेंगे लोकल इन्वायरमेंट को, मतलब कि अपने सिस्टम पे हम इसको सेटअप करेंगे, इसकी फाइल्स वगैरह की कि ये होती कैसी है, JSX क्या है, और अदरवाइज जो भी है सब समझ लेंगे हम। अंडरस्टैंडिंग आवर ऐप, हम अपनी ऐप के बारे में समझेंगे कि जैसे हमने फोल्डर बनाया, उसकी स्ट्रक्चर बनाई है, फोल्डर की स्ट्रक्चर कैसे है। ये आपको थोड़े टॉपिक्स हार्ड लग रहे होंगे बट बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो अच्छे से समझना। अवर फर्स्ट कंपोनेंट, अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे, रीराइट करेंगे ऐप को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। ये चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखी है, बस उसको हमें डिटेल्स में अच्छे से पढ़ना है। अब राइटिंग मार्कअप इन JSX, हम मार्कअप JSX में कैसे लिख सकते हैं, रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट, क्लोज ऑल द टैग्स हम कैसे कर सकते हैं, कैमल केस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है, JSX विद कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, JSX में हम कर्ली ब्रेसेस को कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरिंग कंपोनेंट्स कैसे पढ़ेंगे, स्टाइल कैसे करेंगे हम अपने कंपोनेंट्स को, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ, एटलासियन की वेबसाइट, जो पूरी हमारी रिएक्ट के ऊपर बेस है, ठीक है। तो जो हमारी पूरी रिएक्ट से बनी हुई है, अब हम उस वेबसाइट पर अपनी जाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर जाकर क्या डालना है, एटलासियन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जाके atlassian.com। जैसे ही आप ये डालोगे आपको यहाँ पे एटलासियन की वेबसाइट दिख जाएगी। अभी यहाँ पे रिलोड होने लग रहा है ये, तो वेट करो, जब ये रिलोड हो जाएगी जब मिलते हैं। ये हमारी पूरी क्या है, एटलासियन की वेबसाइट है। अब यहाँ पर देखो हमारा रिएक्ट क्या काम करता है, आपको ये सारे आपके दिख रहे हैं, ये क्या है, ये मान लो एक हमारा थंबनेल हो गया वीडियो की तरह, ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपने एक कंपोनेंट बना लिया पूरा, उसके बाद आपको ये चीज़ें सेम सेम दिख रही होगी, बस यहाँ पे टेक्स्ट आपको चेंज दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये हमारा पूरा रिएक्ट से बना हुआ, हमने एक कंपोनेंट बना लिया, उसके बाद बस आपको एक कंपोनेंट को री-रेंडर करना पड़ता है। अब री-रेंडर क्या होता है वो भी अब हम समझेंगे जब हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे उसी के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब आप नीचे आओ, पूरी ये अपनी सी पर बेस है, देखो ये आपको चीज़ें दिख रही है सारी हमारी रिएक्ट से बनी हुई, क्योंकि क्या किया,
एक बार बनाया किसी चीज़ को, उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर देना है। नीचे आते ही ये आपको कार्ड्स दिख रहे हैं कुछ, ये कार्ड को एक बार बिल्ड किया और बार बार उसको एक बार री रेंडर कर दिया, खत्म। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये पूरी वेबसाइट हमारी रिएक्ट पे ही बिल्ड है। तो एक बार इसको हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ा थोड़ा क्या क्या कर रखा है, क्या हमें कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट करके देखो, आपको कुछ कोड दिख पा रहा होगा। देखो अभी हम चलते हैं इसके, हमें यहाँ पर नहीं आना था, हम इसको हटा लेते हैं एक बार, ठीक है ना। हम अपने व्यू पर चलेंगे, मतलब कि हम अपने व्यू पेज सोर्स पर आ जाएंगे। इसमें देखेंगे थोड़ा हमें क्या क्या कोड दिखेगा यहाँ पर, तब हमारे समझ में आएगा कि रिएक्ट हमारा कैसे कैसे होता है। क्या दिख रहा है आपको, ये सारी स्टाइलिंग दिख रही है, यहाँ पे स्टाइलिंग दिख रही है, यहाँ पे कुछ फॉन्ट फैमिलीज यूज हुई है। और अभी तो आपको यहाँ पे यही दिखेगा क्योंकि रिएक्ट का कोड यहाँ पे नहीं दिखता, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं दिखता, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया, वेबसाइट हमने देख ली अपनी। अब हम समझेंगे, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर दोबारा से। तो फर्स्ट हम अपने किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हमें बस वो देखना है। तो आ जाते हैं अपने नोटपैड पर ही हम। तो ये रहा हमारा लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम अपने कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे कि ये होता क्या है। तो चलिए करते हैं, अपने सेकंड कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें यहाँ पे रिएक्ट के बारे में पढ़ना है थोड़ा और। अभी तक हमने ओवरव्यू लिया था कि इसमें चीज़ें होती कैसे कैसे हैं। अब हम इसको चीज़ को देखेंगे कि ये पूरा है क्या चीज़, इसका कोड कैसा होता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो जेएस लाइब्रेरी ऑफ यू क्रिएटिंग यूआई एलिमेंट, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ी जावास्क्रिप्ट जो आपने पढ़ी थी उनको थोड़ा याद करके आओ, मेथड्स को, क्योंकि यहाँ पर वो ही पूरी इम्प्लीमेंट होने वाली है। वैसे मैं आपको जो भी बताऊँगी जेएस से रिलेटेड मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती चलूँगी साथ में, बट क्या करना है, रिएक्ट को हमें अच्छे से समझना है। आपका काम है अच्छे से समझना और अच्छे से चीज़ों को करना। यूआई मतलब मैंने आपको बताया था यूज़र इंटरफेस, जो भी फ्रंट एंड की चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो भी एलिमेंट देख सकते हैं, वो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है, यूआई, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय फेसबुक, इट इज स्टिल बाय फेसबुक, मतलब कि ये जो रिएक्ट से बनी थी, हमारी जो फेसबुक थी वो पूरी रिएक्ट से बनी थी, ठीक है। तो वैसे तो इसके लेक्चर हमारे 30 से 40 घंटे तक के होते हैं, बट हमें इतना, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, बट हमें प्रोजेक्ट के लिए सीखना है चीज़ों को करना। हमें ये नहीं, अगर आपको बिल्कुल ही किसी चीज़ की डिटेल्स में जाना है, उसकी एक एक चीज़ को खोजना है, तो आप जाके अपनी बुक्स से पढ़ो, जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो। रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है हमारी, रिएक्ट को पढ़ने के लिए ही है। अभी हम इस चीज़ को जाके देखेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट 30 से 40 घंटे वाले जो लेक्चर है आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मेरी वीडियो से पढ़ना है और समझना है। प्रोजेक्ट्स आपके खुद ब खुद बनते चले जाएंगे जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। प्रोजेक्ट्स भी बनवाऊंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी, बट क्या करना है, इसको प्लीज़ 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 अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे ना, खुद से अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। और अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछो, एक एक कमेंट्स का रिप्लाई होता है, एक एक कमेंट्स को बताती हूँ। फिर भी आप नहीं पढ़ते तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। अब हम इस वेबसाइट पर चलेंगे कि ये हमारी कौन सी वेबसाइट है और ये दीदी ने क्या लिख रखा है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। यहाँ पर आके हमें सबसे पहले लिखना है, देखो एक एक चीज़ को डिटेल्स में बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया react.dev। तो ये क्या है, हमारी वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट पर आपको दिख रही होगी, रिएक्ट नाम का कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, आइकन है ये रिएक्ट का, ये जो आप देख पा रहे हो। दिस लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूज़र इंटरफेसेस, मतलब कि जो ये लाइब्रेरी है वेब एंड नेटिव यूज़र इंटरफेसेस है, आप यहाँ पे जाके लर्न कर सकते हो, रिएक्ट को पढ़ सकते हो, API रेफरेंसेस भी है यहाँ पर। देखो क्रिएट यूज़र इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पे थंबनेल, लाइक बटन और वीडियो का कुछ ऐसे करके दिख रहा है। React lets you build user interfaces out of individual pieces called components, जो individual pieces होते हैं, मतलब कि यहीं पर मैं आपको बता दूँ individual pieces कहने का मतलब क्या है। देखो अब आपका कोई एक कंपोनेंट है थंबनेल, वो एक सिंगल कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट, ठीक है। आपका कोई कंपोनेंट है लाइक बटन, कहीं लाइक बटन होता है, जैसे कि ये लाइक बटन दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा एक कंपोनेंट है। तो देखो कंपोनेंट्स को हम एक साथ भी लिख सकते हैं और बड़े बड़े भी। अभी ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, देखो कंपोनेंट होते क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे कंपोनेंट होते क्या है।
हमारे जो कंपोनेंट्स है वे हमारे होते हैं ये जो थंबनेल का है ये क्या है, हमारा कंपोनेंट है। ये जो हमारा टाइटल है ये क्या है, हमारा कंपोनेंट है। ये क्या है, हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है, हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज, लाइक बटन है, इस पर क्लिक करने से रेड हो रहा है, ये हट रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा एक कंपोनेंट है। अब इसको लिखने का ये कोड है। कोड क्या है, फंक्शन है यहाँ पे वीडियो नाम का, एक वीडियो नाम का फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डिव क्या है, हमारा HTML का पार्ट है। रिटर्न क्या है, हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो ये चीज तो आपको देख के समझ में आ रही होगी, यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ यूज हो रही है। अब लाइक के बटन पे गए, ठीक है, तो ये लाइक का बटन क्या है, ये हमारा एक इसमें क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिख रखी है, एक लाइक बटन करके यहाँ पे, मतलब जो हमने दे रखा है कुछ HTML का दे रखा है। तो ये चीज तो आप समझ ही होंगे, इसमें जावास्क्रिप्ट और HTML हमारी यूज हो रही है। नीचे आते हैं, पढ़ते हैं। राइट कंपोनेंट्स विथ कोड एंड मार्कअप, React components and JavaScript functions want to show some content conditionally, use an if statement, displaying a list, map function वगैरह सब पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो अब यहाँ पे एक वीडियो लिस्ट है, ये पूरी क्या है हमारी, ये पूरी एक लिस्ट है जो आपको यहाँ पे दिख पा रही है, हमारी लिस्ट है। ये सेक्शन करके है, कुछ सेक्शन हमारा पूरा पार्ट है। H2 हेडिंग है, ये पूरी H2 हेडिंग में 3 वीडियोज लिखा हुआ है, ठीक है ना। की है, ये हमारी क्या है, वीडियो की ID और वीडियो दोनों डली हुई है इसमें। तो ये चीज़ें आपको मैं एक एक करके बताऊंगी, बस अभी मैं बता रही हूँ कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, चलते हैं अपने नोट्स पर। देखो यहीं पर समझाती हूँ कि जो मैंने आपको कंपोनेंट्स दिखाए, कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखाए, मैंने आपको दिखाया कि कंपोनेंट्स में हमने दिखाया थंबनेल, ठीक है, थंबनेल, और हमने देखा अपना डिस्क्रिप्शन, और हमने देखा अपना लाइक बटन। तो ये तीनों और एक हमारा ये जो पूरा है, इन तीनों का एक ही कंपोनेंट बनता है, हमारा वीडियो कंपोनेंट। तो आपने किसी चीज़ को देखा होगा। अब मैं आपको पेरेंट्स का एग्जांपल ले लेती हूँ। आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, मम्मी और पापा, उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे, ये पूरा डिव तो हो गया मम्मी पापा, जिनके हम, जो हमें कवच करते हैं, मतलब कि जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो ये पूरे तो हो गए हमारा पेरेंट्स डिव, ठीक है। इसके अंदर जो चाइल्ड है, ये सारे चाइल्ड है। थंबनेल एक चाइल्ड हो गया, ठीक है ना, और जी हमारा डिस्क्रिप्शन एक चाइल्ड हो गया, और हमारा लाइक बटन एक चाइल्ड हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, इसके अंदर एक कंपोनेंट के अंदर सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। अब थंबनेल है और लाइक बटन है, क्या वे दोनों एक जैसे हैं? आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर है, क्या वे दोनों एक जैसे हैं? एक जैसी उसमें सारी चीजें हैं? नहीं है, सब अलग अलग होते हैं, सबके कंपोनेंट भी अलग अलग होंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे ये कैसे है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब एक चीज़ बताऊँ, कंपोनेंट में मान लिया हमने एक फंक्शन बनाया। कंपोनेंट क्या होता है, एक फंक्शन की तरह होता है हमारा। अब एक फंक्शन बन गया, एक ये रीयूजेबल भी है, तो जो हमारा कंपोनेंट है वो फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो एक रीयूजेबल पीस हो गया, मतलब कि हम इसको बार बार कहीं पे यूज़ करते हैं जब कोई फंक्शन लिखते हैं। मानो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इस फंक्शन में मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पे एक दो पैरामीटर्स को दे दिया और ब्रैकेट्स लगा के रिटर्न कर दिया AB को। तो आप क्या करते हो, हमेशा इनवोक कॉल करते हो, मतलब कि अगर अब जब भी आपको सम को कॉल करनी होगी, आप सम लिखोगे और वहाँ पे कोई भी 2 नंबर्स को लिख दोगे, आपका सम कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो वो क्या होता है, इनवोक कॉल करनी होती है। और कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, फंक्शन में तो हम ये करते थे, और कंपोनेंट्स में हम यहाँ पे करते हैं कि जैसे कि आपका कार्ड कंपोनेंट होता था, यहाँ पे कोई भी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाना, तो यहाँ पे नेम हो गया, मतलब डिस्क्रिप्शन, मान लो ये टाइटल है और ये हमारा एक कार्ड कंपोनेंट है। तो ये क्या हो गया, हम इसको वहाँ पर तो फंक्शन को तो हम कॉल करते थे, कंपोनेंट को हम री-रेंडर करेंगे। मतलब रेंडर मतलब, एक मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ चलो, कि जैसे कि टाइटल है, ये इसका लिखने का तरीका है री-रेंडर करने का, और वहाँ पे तो हम लिखते थे सम और किसी चीज़ को कॉल करनी होती थी वो। अब सीधा हम बस ऐसे टाइटल को करना है तो सिर्फ टाइटल ही लिखेंगे, ठीक है। ये एक हायरार्की होती है, ठीक है ना, क्या होती है, एक हायरार्की होती है। और इसमें मैंने आपको बताया, देखो कि जो कंपोनेंट्स है उसमें हमारी HTML भी होगी, जावास्क्रिप्ट भी होगी और CSS होगी। ये हमारा फ्रेमवर्क नहीं होगा, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होगी। इसको हम एज अ स्किल भी डाल सकते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं और इसको एज अ स्किल डाल सकते हैं। एक ऑफिशियल पेज जो हमारा रिएक्ट डेव का है, वो एक ऑफिशियल पेज है। देखो मैं आपको अभी बता दूं, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है। दोबारा से चलते हैं अपने रिएक्ट डेव वाले पर।
तो आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि लर्न भी कर सकते हैं हम यहाँ पे जाके। क्या लर्न कर सकते हैं? मैं गई अपने रिएक्ट के लर्न पर। यहाँ पे क्विक स्टार्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे क्विक स्टार्ट कर रखा है। यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ नेस्ट कॉम्पोनेंट, हम कैसे बना सकते हैं, हाउ टू ऐड अ मार्कअप एंड स्टाइल्स, हाउ टू डिस्प्ले डाटा, हाउ टू रेंडर कंडीशंस एंड लिस्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स एंड अपडेट द स्क्रीन, हाउ टू शेयर डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी दे रखी है। अभी हम इस पेज से काम करेंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह सब पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी हम क्विक स्टार्ट पे हैं, ठीक है ना। ट्यूटोरियल दे रखा है टिक टैक टो का। आप यहाँ से जाके, जिसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, यहाँ से जाके अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अभी मैंने जितना बताया उतने पे ध्यान दो। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे, वेलकम टू माई ऐप एंड एक बटन। इस बटन को क्लिक करने से अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप इस कोड को थोड़ा समझने की, app.js में बना रखा है। और देखो यहाँ पे दे रखा है फंक्शन माई बटन, रिटर्न करके कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे आप इस कोड पे आ जाओ। रिटर्न कर रखा है एक वेलकम टू माई ऐप में H1, तो H1 आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है वेलकम टू माई ऐप और माई बटन। तो ये जो माई बटन है, ये यहाँ पे कैसे आ गया? अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे बटन दे रखा है और ये इसके नीचे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे री रेंडर किया है चीज़ को। ये चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि कैसा कोड होता है, बट जब हम इसको आगे पढ़ेंगे ना, तो सच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। अब हम अपना पढ़ेंगे JSX के बारे में कि JSX होता क्या है, एक्सटेंशन होती है, क्या होता है, सिंटैक्स होता है। और इस कोड को हम अपने जावास्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने JSX पर। अब हम पढ़ेंगे अपने JSX के बारे में। तो देखो JSX क्या होता है, मैंने आपको बताया JSX हमारा जावास्क्रिप्ट और HTML से बन के होता है। और जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन सिंटैक्स है ये, और इसमें ये नॉट अ रियल जावास्क्रिप्ट, ये पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं है। अब आप मेरे से एक सवाल ये पूछोगे कि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं? देखो इसका मतलब आपको समझ में आने वाला है। अभी बस 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड रुको, सब बताऊंगी, ठीक है। इट लेट्स अस राइट HTML डायरेक्टली इनसाइड JS। HTML के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को हम कैसे लिखेंगे, सब चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो कि जो JSX है, एक हमारा बेबल नाम का ट्रांसफाइल होता है। मतलब कि ट्रांसफाइल JSX में JS है। JS को हम कैसे ट्रांसफाइल कर सकते हैं, मतलब कि JSX को हम कैसे देख सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे दिखता है। तो जो हमारे ट्रांसफाइल करते हैं, एक हमारा बेबल नाम की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके हम अपने JSX कोड को जावास्क्रिप्ट में देख सकते हैं। तो JSX क्या करता है, JSX जो है बेबल में कन्वर्ट करता है, और बेबल जो है हमारा JS में कन्वर्ट करता है। जो अभी हमने बटन का एग्जाम्पल देखा था, तो उसको हम एक बार कॉपी पेस्ट करके देख लेंगे कि ये है क्या चीज़। तो चलते, सबसे पहले हमें क्या करना है, जाना है अपने रिएक्ट डेव पर। तो अपने ब्राउज़र पर आना है सबसे पहले तो। एंड अब हम अपने रिएक्ट डेव पर आ गए, और जी हमने लिखा था, जो हमने देखा था अपने रिएक्ट डेव पर, कहाँ पर देखा था, एक बार बैक करके दिखा देती हूँ पूरा, ठीक है। पूरी ऐप को शुरू से खोल के दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लर्न रिएक्ट पे जाएंगे और क्विक पे हम हैं, और नीचे जाके आपको ये कुछ दिख रहा होगा कोड, इसको आपको कॉपी कर लेना है पूरे को। Ctrl+C से कॉपी हो जाता है, इतना आपको पता होगा। अब हम यहाँ पे एक वेबसाइट होती है हमारी, इसको मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँ कि कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि ये हमारी वेबसाइट है। कम ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लो आप, ये हमारी वेबसाइट है babel.io, ठीक है। तो babel.io पे हम आ जाएंगे। babel.io पे जाके यहाँ पर चले जाएंगे। ये कुछ हमारी ऐसे करके दिखती है वेबसाइट। Babel इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी। कहीं नहीं जाना, ओनली ट्राई इट आउट पे जाना है, क्योंकि हमें बस ट्राई करना है। लोडिंग हो गया। अब ये कोड मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा था, इसको हटा लेते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा, राइट कोड हेयर, जो हमने कॉपी किया उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये तो जो कोड है सारा JSX में है, बट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब देखो, जो हमारी JSX का काम होता है वो हमें दिखता नहीं है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जो हमारी यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा _JSX करके, पर ये पूरा जो कोड है हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। तो ये जो बेबल है ना, वो जावास्क्रिप्ट के कोड को JS में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको चीज़ समझ लेनी है
कि ये प्योर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते हम, बट जो हमारी JSX है, देखो JSX जो है हमारी बहुत ज़्यादा, जब आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि हम JSX को क्यों यूज़ कर रहे हैं जब हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। JSX जो है, JSX में आप कोड को कंपोनेंट्स वाइज जब लिखना सीखोगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आपका जावास्क्रिप्ट से मन उतर के आप रिएक्ट पर ही काम करने लगोगे। ये इतना ज़्यादा अच्छा चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स खुद के बनाएंगे, खुद के कंपोनेंट्स बिल्ड करना सीखेंगे, जब आपको ज़्यादा मजा आएगा। अभी तो मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए कि ये चीज़ें होती कैसे कैसे है। अब हम अगला अपना सेटअप करेंगे अपने इन्वायरमेंट को, अपने फोल्डर्स बनाना सीखेंगे, इसमें कैसे बनते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेटअप के साथ। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, कंपोनेंट्स पढ़ लिया और JSX पढ़ लिया। अब अपने मेन काम पर आने वाले हैं कि जो हमारा सेटअप लोकल इन्वायरमेंट है, हम इसको अपने लोकल सिस्टम पे इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये हमारा शुरुआत कैसे होता है, हमारी ऐप कैसी होती है, हम किस किस चीज़ों के साथ डील करेंगे, यह सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपका ये नोट्स है, देखो सेटअप लोकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे मैं आपको पहले इनका समझा दूँ कि ये होता क्या है। क्रिएट रिएक्ट ऐप, पहले हम जो यूज़ करते थे क्रिएट रिएक्ट ऐप, बल्कि जो फेसबुक बनी थी वो भी हमारे क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनी थी, बट अभी हाल ही में 2020 में हमारा वीट नाम का आया है। और वीट क्या है, ये बहुत ही फास्टेस्ट होता है हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप से, तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इसी को हम पढ़ेंगे। और जो आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अब बस न्यू फीचर्स आए हैं हमारे वीट में। इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको हम फोल्डर्स को कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम अब इसी वीडियो में यहीं पर अभी पढ़ेंगे। और आई होप आपको एक एक चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं अपने एक फोल्डर के साथ। सबसे पहले मैं आपको Vue.js की एक वहाँ पर लेना चाहती हूँ डॉक्यूमेंटेशन पर, ताकि आप हर चीज़ों को पढ़ ले, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होएगी, लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो होएगी ये वाली, और लेक्चर्स आपके 5-6-7 लेक्चर्स बनेंगे, और मैं आपको उसमें पूरा रिएक्ट पढ़ा दूँगी, ये मेरी गारंटी है, चाहे आप लिख लो, ठीक है ना। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर और करके देखते हैं। हमें जाना है अपने वीट पर, तो वीट आपको यहाँ पे लिखना है अपने वीट WITE, और फिर इस पर जाने के लिए आपको लिखना होगा js.dev। तो यहाँ पर जब आप ऐसे करके लिखोगे तो आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे। वीट का सिंबल हमारा ये होता है, रिएक्ट का क्या होता है वो आपको पता है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपको ओवरव्यू दे रखा है वीट का। फ्रेंच वर्ड क्विक, प्रोनाउंस जिसको छोड़ो, बिल्ड इन टूल है ये, टू प्रोवाइड अ फास्टर एंड लीनियर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट्स। ये मॉडर्न बनाता है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, देखो a dev server that provides rich feature enhancement, our native ES modules for example extremely fast, okay, a build command that ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है एक बार अगर आपका मन हो तो, वरना मैं आपको हर चीज़ें पढ़ा दूंगी। यहाँ पे रिएक्ट करके, व्यू करके, वेनिला करके कुछ कुछ दिख रहा है, जब हम इनको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि अब कॉपी पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखो यहाँ पे npm create, ये हमारा इंस्टॉलेशन का पार्ट होता है। इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपने बैकएंड अभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अभी आप फ्रंट एंड पढ़ रहे हो, वरना बैकएंड में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और हम बैकएंड को भी पढ़ेंगे। अगर आप मुझे कहोगे कि ट्यूटोरियल ला के दो, तो पूरा बैकएंड अच्छे से पढ़ा दूंगी। ये कुछ npm run dev, npm इंस्टॉल करके है, सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारा फीचर्स है, कुछ CLI है, डिपेंडेंसीज है और स्टैटिक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं होता, सब इजी होता है, ठीक है ना। तो हम अब शुरुआत करते हैं अपने एक फोल्डर के साथ। तो सब चीज़ें यहाँ से हमें हटा लेनी है। यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है। अगर आप विंडोज़ पर हो तो बढ़िया बात है, न्यू पर जाओ, फोल्डर पर जाओ, और यहाँ पे एक रिएक्ट नाम का फ़ोल्डर बना लो, या रिएक्ट JS नाम का बना लो, किसी भी नाम का। तो हम रिएक्ट ऐप 1 नाम से बनाएंगे, क्योंकि मैंने रिएक्ट ऐप नाम से पहले ही बना रखा था। इस फोल्डर को यहाँ पे ले आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर अभी कुछ ऐसा नहीं है खास, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ खास क्या, कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड पर जाना है, सारा कोड हम अपना VS कोड पर ही लिखेंगे। इस पर जाके अभी यहाँ पे कुछ फाइल खुली हुई है, उस पर ध्यान मत देना,
ओपन फोल्डर पे जाना और यहाँ पे आपने जिस नाम से भी बनाया, रिएक्ट ऐप 1 नाम से, मैं कह रही थी ना रिएक्ट ऐप नाम से है, तो रिएक्ट ऐप 1 नाम पे क्लिक किया और इस फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप हमेशा से करते आए हो। अब आपका ये पूरा रिएक्ट ऐप का जो है प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं बना, सिर्फ आपने एक फोल्डर बनाया। अभी आपने सिर्फ शुरुआत की है इस चीज़ की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है अपने टर्मिनल में प्रोजेक्ट को। वो हम कैसे करें दीदी, तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो फोल्डर हमने बना लिया, अब हमें इसके टर्मिनल को खोलना है। तो टर्मिनल को खोलने का आपका तरीका है, 3 डॉट्स पे जाओ, टर्मिनल दिखेगा, न्यू टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल आपका यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। इस टर्मिनल के अंदर आप किसके अंदर हो, आप हो अपने रिएक्ट ऐप 1 के अंदर हो, ये चीज़ देख लेना। अगर नहीं हो तो उसमें आओ, नहीं आया जाता मुझे बताओ, मैं बताऊंगी आपको। अब इसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो दीदी प्रोजेक्ट कैसे बनाए हम, तो इसके लिए हमने कमांड पढ़ी थी npm create vite @latest। कहाँ पढ़ी थी, तो चलते हैं, देखो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर और नीचे जाके अपने बैक करते हैं उसको, डिपेंडेंसीज वगैरह भी कुछ नहीं पढ़नी, गेटिंग स्टार्ट पे आना है और नीचे जाके आपको ये दिख रहा है, या तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो या इसको लिख लो। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, क्या लिखना है, npm, एक एक चीज़ें ध्यान से लिखना, जरा सी भी गलती होगी एरर बता देगा। npm create और हम यहाँ पे लिखेंगे वीट, तो स्पेस देनी है यहाँ पे वीट, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वीट के बाद अब स्पेस नहीं देनी, अब बिना स्पेस के लिखना है लेटेस्ट। तो ये चीज़ हमने लिखी, एंटर किया। जब हमने एंटर किया तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ आएगा प्रोजेक्ट नेम। अब प्रोजेक्ट नेम कहने का क्या मतलब है, जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है आप वो दे सकते हो। हम बेसिक रिएक्ट ऐप बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बेसिक, ठीक है, फिर हाइफन, फिर रिएक्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना ऐप, ठीक है। तो बेसिक रिएक्ट ऐप में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क, हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना है, यूज एरो कीज, रिटर्न टू सबमिट। एरो कीज को यूज करना है क्योंकि इससे करोगे तो कर्सर नीचे नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको ऐसे करके रिएक्ट पे जाना होगा और रिएक्ट पे हमें एंटर करना होगा। अब ये पूछ रहे हैं सिलेक्ट अ वेरिएंट, हमें कौन से वेरिएंट पर करना है, एरो कीज को यूज करके, टाइप स्क्रिप्ट नहीं करना अभी के लिए, हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना है। तो अब यहाँ पे मैं 3 कमांड्स दी है कि अब हमें सबसे पहले क्या करना है, cd करके अपने इस फोल्डर के अंदर आना है। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, पब्लिक फोल्डर दिख रहा होगा, src दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको कुछ कुछ ऐप्स दिख रही हो, मतलब कि app.css दिख रही होगी, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा। तो अभी इन चीज़ों को छोड़ दो, बिल्कुल अभी घबराना नहीं है, सिर्फ अभी आपको cd करके अपने बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर आ जाना है टर्मिनल पर। तो हम लिखेंगे बेसिक रिएक्ट ऐप, ठीक है, एंटर। जब हम इसके अंदर आ जाएंगे तो अब मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर लूँ ताकि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखे। अब क्या करना है, मुझे इंस्टॉल करना है npm को। तो आपका अगर सिस्टम में थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, क्यों लगेगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इंस्टॉल होकर खुद से ही आगे दिखाई दे जाएगी। तो npm इंस्टॉल करते ही यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन चल रही है, ये देखो कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम अपने आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो रिएक्ट है ना हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है जो खुल के सामने आती है हमारे कि फ्रंट एंड में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसके कम से कम 2-3-4 मिनट तो ये लेगा ही लेगा इंस्टॉल होने में। फिर उसके बाद आपको देखना है कि हम इसको रन कैसे कर सकते हैं। हम इसको गो लाइव करके देखेंगे जैसे हम अपनी जावास्क्रिप्ट में देखते थे, या फिर हम इसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ब्राउज़र पे देखेंगे, क्या देखेंगे, हर चीज़ को हम ब्राउज़र पे देखते हैं। तो चलिए ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे npm run dev, ये हमारी मेन है। npm run dev आप जब करोगे तो आपको एक लिंक आएगा, तो नीचे आ जाओ, ये जो लिंक है इसको आपको Ctrl+C से कॉपी कर लेना है, कर लिया। अब आ जाना है ब्राउज़र पर, गो लाइव का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे जाके आपको कर देना है पेस्ट लिंक को एंड एंटर, ठीक है। जब आप ये काम करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये क्या है, ये हमारी ऐप है। हमने यहाँ पे अपनी ऐप को दिखाया कि हम अपनी ऐप को कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो वीट ऐप है ये सब आपने ही बना रखा है। तो आप कहोगे हमने तो कुछ नहीं बनाया, आप झूठ बोल रहे हो, नहीं बना रखा है, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से हुई है। कैसे, एक एक चीज़ को समझेंगे। तो अब देखो क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे आ जाते हैं।
अब हमने रिएक्ट ये पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, जेएसएक्स पढ़ लिया, सेटअप कर लिया लोकल इन्वायरमेंट को, सारी चीज़ों को। अब हमने अंडरस्टैंडिंग, अब हम समझेंगे कि अवर ऐप मतलब जो हमारी ऐप है जो हमने बनाई है वो आई कैसे है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या है। तो चलिए इसके नोट्स पर चलते हैं और इसको समझते हैं, और आई थिंक आप इसको बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर। तो ये रहे हमारे फोल्डर्स, अब हम इनको समझेंगे। तो देखो, अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐप है वो कैसी है। सबसे पहले हमने किसी नाम से फोल्डर बनाया, यहाँ पे रिएक्ट स्टेट क्लास लिखा है, इस पे मत जाओ। हमने बनाया अपना, किस नाम से बनाया था हमने, बेसिक रिएक्ट ऐप नेम से, ठीक है। तो सेम वही बात हो गई। नोड मॉड्यूल्स होते हैं कुछ कुछ। अब नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी आपके काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। एक पब्लिक फोल्डर होता है, इसके अंदर एक एसवीजी होती है। एसवीजी मान लो जैसे कि एक हमारी इमेज, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स के अंदर भी एक हमारी रिएक्ट एसवीजी नाम की है, और यहाँ पे कुछ कुछ है। ऐप डॉट सी एस एस है, आप समझ गए होंगे, सी एस एस की फाइल है। ऐप डॉट जे एस एक्स अभी आप नहीं समझोगे क्योंकि अभी आपने नहीं बनाई। इंडेक्स डॉट सी एस एस आप समझ गए होंगे, मेन डॉट जे एस एक्स आप नहीं समझोगे। और जो ये नीचे चीज़ें ये सारी हमने इंस्टॉल की है npm इंस्टॉल से, ठीक है। एक वेट कॉन्फिग जो डॉट जे एस है, आपने जो ऐप देखी वहाँ पे अभी आपने कुछ वेट का देखा ऑप्शन, वो सब चीज़ें हमारी कैसे हुई इन चीज़ों की मदद से। तो देख लो एक बार, इन चीज़ों को मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि ये है क्या। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। तो देखो, बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर आना है। आ गए, नोड मॉड्यूल्स को देखेंगे, इसमें कुछ विनय वीट करके है, ये सब चीज़ें बेबल नाम का है। देखो बेबल को आप मत भूलना, मैंने अभी आपको समझाया था। वीट डॉट जैसे ये चीज़ें आपने सिर्फ npm इंस्टॉल से इंस्टॉल किया है नोड मॉड्यूल्स में। पब्लिक में एक हमारी इमेज है, इस पर ये आप देख सकते हो, ये हमारी इमेज है। अब हमें नहीं पता ये कौन सी इमेज है, बट हमने देख ली कि एक इमेज है, ठीक है। SRC पे जाएंगे, इसके अंदर एसेट्स नाम का फोल्डर है, इसमें रिएक्ट की इमेज है, इसमें हमारी वीट की इमेज है, इसमें हमारी रिएक्ट की इमेज है। और जो ऐप डॉट सी एस एस है, यहाँ पे आपको जो स्टाइलिंग वहाँ पे दिख रही है वो सारी ऐप डॉट सी एस एस में हुई है। ऐप डॉट जेएस में आप जो देख पा रहे हो वो चीज़ें हम सारी पढ़ेंगे अभी। और इंडेक्स डॉट सी एस एस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सी एस एस लिखी हुई है, और मेन डॉट जे एस एक्स में भी कुछ हमारा लिखा हुआ है। ये एक स्ट्रिक्ट मोड है, इसको जब आप हटा दोगे, इसको रखोगे तो हर चीज़ 2 बार आएगी, हटा दोगे तो एक ही बार आएगी, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड होता है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब गिट इग्नोर ये फाइल होती है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आप समझ जाओगे क्योंकि यहाँ पे एच टी एम एल का है जो भी है। पैकेज डॉट जेसन हमने क्रिएट कर ली है, ये रीड एम डी नाम की फाइल है, रिएक्ट प्लस वीट। रीड एम डी मैंने आपको जब गिटहब पढ़ाया था, जब समझाया था कि ये क्या होती है। वीट कॉन्फिग क्या होता है, ये वीट का जो वो है उसके लिए होता है। तो ये चीज़ हम जाके यहाँ पे देखेंगे। तो वीट की इमेज हमारी वीट वाले में है, रिएक्ट की इमेज हमारी इसमें है। ये सब चीज़ें हमने अभी समझ ली कि हमारा ये होता क्या है। अब हम अपनी रीराइट करेंगे ऐप को, अपना फर्स्ट लिख के देखेंगे कि हम ऐप में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने समझा था कि अंडरस्टैंडिंग ऐप के बारे में, कि हम अपने आप को कैसे, हमारी जो ऐप आई है वो कैसे आई है। अब हम रीराइट करेंगे अपनी ऐप को, मतलब कि जो हमने वहाँ पे चीज़ें देखी उनको हटा के हम अपना कोई भी चीज़ प्रिंट करवाएंगे। तो बताओ कुछ अच्छा सा क्या प्रिंट करवाए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या प्रिंट करवाना है अपनी ऐप पर। तो ये आपका फर्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, तो आई होप आपको मज़ा आएगा। तो जब भी आपको अब ये जो फोल्डर है इसको आपको करना है रन, तो आप लिख सकते हो npm run dev, लिंक आएगा, कॉपी करो और वहाँ जाके पेस्ट कर दो, सिंपल। तो आ जाते हैं अपनी ऐप पर। अभी हमारी ऐप कुछ ऐसे दिखती है और हम इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ऐप डॉट जे एस एक्स पर जाना है। ऐप डॉट जे एस एक्स पर जाकर हमें ये चीज़ें हटा देनी है यहाँ से पूरी। हमें नहीं काम है यार इनका, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। और ये चीज़ें हम यहाँ से सारी हटा देंगे। ओनली ऑन 3 चीज़ें हम यहाँ पे रखने वाले हैं। कौन कौन सी अभी देख लेते हैं। इसको पहले हम कॉपी करते हैं, जो चीज़ें हमें हटानी है। तो मैंने क्या क्या रखा है, पहले तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो अभी एरर आ गई नीचे, कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेंगे। एरर से नहीं डरते हम, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं। तो ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। इसको हमें दोबारा से यहाँ पे रन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी एरर आ गई थी, बट कोई बात नहीं, इसको बाद में रन करेंगे। पहले हम अपने कोड को लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले नोट्स पर, हमें क्या क्या करना है।
तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे हमारा कि इंपोर्ट करेंगे हम CSS को, वो हमारी इंपोर्ट है, वो स्टाइलिंग हम वही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन ऐप नाम से हमने बना रखा है, क्या फंक्शन, और क्या बनाते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप का रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम बाद में पढ़ेंगे, बस करना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, रिटर्न करके जो भी प्रिंट करवाना है वो प्रिंट हमें करवाना है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे app.jsx में, हम यहाँ पर जो भी हमें प्रिंट करवाना है उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर हमें यहाँ पे कुछ भी देना है। जैसे कि मुझे एक H1 हेडिंग को प्रिंट करवाना है अपनी, तो पहले तो मैं देख लेती हूँ कि मेरा अब क्या आ रहा होगा उस ऐप में। अभी कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एरर है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, अपने H1 एलिमेंट को। H1 में मैं देना चाहती हूँ और कैसे हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और कैसे हो भाई हो, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, मुझे पता ही नहीं आप कैसे हो, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं जाके अपनी ऐप को देखना चाहती हूँ क्या मुझे वो दिख पा रही है, तो ठीक है चलते हैं अपने ऐप पर, यहाँ पर दिखे आपको आगे और कैसे हो भाई हो, तो ठीक है समझ गए। तो ये हमने अपनी ऐप पर कुछ चीज़ प्रिंट करवाई। आई होप आपको अब अच्छा लगता जा रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट अपनी चीज़ को प्रिंट करवाया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है यार, अगर मैंने यहाँ पे दोबारा से कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाने की कोशिश की ना H1 में या H2 में, और मैंने लिख दिया ठीक हो ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक हो ना, उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये एरर देगा भाई। एरर क्यों देगा, एरर इसलिए देगा, दो चीज़ें एक साथ हम यहाँ पे नहीं प्रिंट करवा सकते। आप कहने लगो कि मुझे तो ये भी प्रिंट करवाना है, तो है ना उसका भी जुगाड़, हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे तो आप दो चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो आप कहोगे अभी भी एरर आ रही है, तो एरर इसलिए आ रही है, उस चीज़ को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमें क्या करना है। वैसे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे अभी नहीं बतानी थी बट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये करके और यहाँ पे जाके हम ये चीज़ ऐसे करके अगर लिख दे तो ये हमें अब एरर नहीं देगा इतनी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि हमें एरर नहीं दिख रही भाई। और अगर मैं ये हटा दूँ तो ब्रैकेट्स का क्या होगा, ये ब्रैकेट्स लगेंगे ज़रूर। मैं एक एक चीज़ें आपको करके दिखा रही हूँ कि हम ब्रैकेट लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या अब ये चल जाएगा। तो देखते हैं एक बार अपनी ऐप पर आकर क्या ये चल रहा है हमारा। तो आ जाते हैं अपनी ऐप पर, तो ठीक हो ना, आ गया, ठीक हो ना, तो आ गया ये हमारा। तो ठीक है, हमने समझ लिया ये हमारा कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ये क्या है, इसको आपको इसी तरीके से लिखना है, आगे आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे इसमें हम यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट लिख के ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवर फर्स्ट कंपोनेंट। अब हमें अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाना है कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हम खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स पर और उसको भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट कंपोनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो देखो, कंपोनेंट इज ए रीयूजेबल एंड इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड। क्या है, एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड है, खुद पर काम करता है। क्रिएटिंग अ कंपोनेंट, अब हम क्रिएट करेंगे अपने कंपोनेंट को, और कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा कुछ लिखने का तरीका होगा, इसको लिख के देखेंगे समझ में आ जाएगा। रेंडरिंग अ कंपोनेंट, रेंडरिंग अ कंपोनेंट का मतलब है HTML टैग। HTML टैग आपको पता है, जैसे कि H1 टैग है, इसका ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो ऐसे ही करके हम कुछ इसको री रेंडर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जब समझेंगे जब हम अपने VS कोड पर आ जाएंगे। तो चलते हैं, चलिए VS कोड पर ही और इसको करके देखते हैं। ये हमने कुछ ऐसे करके सीखा था कि हम H1 को लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है, देखो अब हमें सीखना है कि हमने कोई फंक्शन बनाया। मान लो यहाँ पे तुमने कोई फंक्शन बनाया टाइटल नेम से, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइटल नेम से ही फंक्शन बना लिया और यहाँ पे लगाया मैंने ब्रैकेट को, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं रिटर्न करवाना चाहती हूँ अपने एक H1 एलिमेंट को। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया अपने H1 एलिमेंट को, और इस H1 में मैंने लिखवा देना है कुछ भी मतलब कि कुछ भी प्रिंट करवा लेते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी। तो क्या ये मुझे प्रिंट होके दिख जाएगा, देखो अभी देखते हैं, इसको करते हैं क्लोज। क्या ये मुझे दिख जाएगा, देखते हैं एक बार, नहीं दिखेगा, अभी भी दिखेगा और ठीक हो। तो मुझे तो यहाँ पे और कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो इस H1 को हटाना होगा। रीरेंडर करने के लिए हमें यहाँ पे टाइटल को लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैग लगा दिया। क्या अब मुझे दिख जाएगा, तो देखो अब दिख जाएगा कुछ भी।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आपको क्या करना है, मान लो हमें डिस्क्रिप्शन नाम का बनाना है फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने ब्रैकेट को लगा दिया और ब्रैकेट को लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहती हूँ किसको, एक H2 को रिटर्न करना चाहती हूँ, और इसके अंदर लिखना चाहती हूँ और डिस्क्रिप्शन, या कुछ भी लिख दो, वो तो अपनी मर्जी के ऊपर बात है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन में मुझे आके दिख जाए। ये एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, अभी इनके बारे में समझाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या ये अब आ जाएगा, हाँ ये दोनों चीज़ें आपको आके दिख जाएगी, और डिस्क्रिप्शन कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख गई। अब ये हो गया री रेंडरिंग करने का तरीका। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो, वरना आप इसको लिख सकते हो सीधा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की तरह, सिंपल ऐसे, ये भी चल जाएगा। और इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन को भी। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन, ये कैपिटल लेटर में लिखना होगा D, क्योंकि हमने कैपिटल में ही वहाँ पर लिख रखा है। ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सेम वैसे ही दिख रहा है, रिफ्रेश करने की इसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत फास्टेस्ट है, ठीक है। इसमें अब हम पढ़ेंगे अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि ये तो सारा हम एक ही फाइल में लिखते जा रहे हैं जो भी लिख रहे हैं, है ना। बट हम अपनी टाइटल नाम की फ़ाइल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन नाम की फ़ाइल बनाएंगे, और हर फाइल में अलग अलग चीज़ें। क्योंकि देखो अभी एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, मान लो कि टाइटल लिखा आपने app.js में भी, डिस्क्रिप्शन भी आप वहीं लिख रहे हो, वीडियो कंपोनेंट भी आप वहीं लिख रहे हो, भी चल जाओगे बहुत ज़्यादा, इसलिए अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ती है। और वो फाइल अब बनाएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखेंगे जब। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ा दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा अलग काम करते हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, ऐसा कुछ हार्ड लेवल का काम नहीं होने वाला। तो अब चलते हैं अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, फिर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। देखो इंपोर्ट का काम होता है किसी चीज़ में डाल देना, मैंने आपको ये जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था, बट मैं यहाँ पे भी आपको पढ़ा रही हूँ। तीन तरीके के होते हैं, एक नेम्ड एक्सपोर्ट, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिखाई, हम इसको VS कोड पर ही जाकर समझेंगे कि हम इसको लिखते कैसे हैं। और जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी एक बार उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अगर याद ना रहे, वरना अगर याद रहते हैं तो कोई बात नहीं, लिखना मत, ठीक है। तो मैं आपको नीचे जाके यहाँ पे ऐसे ही लिख के दिखा रही हूँ इंपोर्ट कैसे करते हो और एक्सपोर्ट। तो आपका एक मेन तरीका होता है इंपोर्ट करने का ये, जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई आपको फाइल दिख रही है, हम main.js को यहाँ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा मेन, और यहाँ पे मैंने कर दिया फ्रॉम के बाद मुझे डबल कोट्स लगा के ./ जिस भी फाइल को करना होता है उसको यहाँ पे लिख देना होता है बस। इंपोर्ट का एक तरीका तो हो गया ये। एक इंपोर्ट का तरीका और होता है, अगर हमें दो चीज़ों को एक साथ इंपोर्ट करना हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंपोर्ट, मान लो टाइटल है मेरी, उसका नाम वैसे तो अभी है नहीं, बट मान लो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम, और जब मुझे एक्सपोर्ट करना होगा ./ मैं यहाँ पे टाइटल लिख सकती हूँ, ओके। और हमारा एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो तरीका होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, उसका नाम लिख दो जिसको भी हमें एक्सपोर्ट करना हो, ज़्यादातर हम ये ही यूज़ करते हैं। बट एक हमारा होता है इंपोर्ट टाइटल फ्रॉम टाइटल, मतलब कि दो चीज़ों को एक साथ एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। तो सिंपल एक्सपोर्ट लिख के कर्ली ब्रेसिस लगा के उस फाइल का नाम लिख देते हैं, चाहे दो फाइल हो चाहे एक फाइल हो, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तरीका बता दूं, यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी है अपनी टाइटल के नेम से। अब अगर हम टाइटल लिखेंगे वो अलग फाइल में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो अलग फाइल में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं SRC पे जाएंगे ओनली, जो ये आपको एरोज दिख रहा है ये अंदर की तरफ ही होने चाहिए, जिस फोल्डर के अंदर बनाना है सिर्फ उसका एरो हमें नीचे दिखना चाहिए। तो हमें SRC के अंदर बनाना है, SRC में गए, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे जाके मान लो मुझे टाइटल नाम की चाहिए, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी title.jsx, ठीक है, एंटर कर दिया। title.jsx के अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना है सबसे पहले अपने टाइटल नाम का, जो मैंने वहाँ पे बनाया था। तो मैंने लिखा फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैंने नाम दे दिया इसको टाइटल, और यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, एक फंक्शन की तरह हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना है जो चीज़ मुझे लिखवानी है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ H1 के अंदर या H2 के अंदर ले लेते हैं, अब की बार हर बार H1 ही ले रहे हैं हम, तो ज़रूरी थोड़ा ना है, कोई भी हम अपना HTML टैग कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया H2। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखवाना है टाइटल, ठीक है, बस ये लिखवाना है।
तो ठीक है, मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है, कैसी प्रिंट होके आ जाएगी, क्या प्रिंट होएगा अभी देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने और ठीक हो, ये प्रिंट हो रहा है, ये और ठीक हो है कहाँ है, ये तो हमारा यहाँ पे है और ठीक हो ऐप में। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले इंपोर्ट करनी होगी फाइल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपने फाइल का नाम, तो टाइटल है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे हम डॉट स्लैश करके, तो डॉट स्लैश जैसे ही करेंगे हमें टाइटल दिख जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये फीका फीका दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसको डार्क कर देंगे हम। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाके अपने टाइटल को यहाँ पे क्या करना होगा, देना होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे अपने टाइटल को भी दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइटल को दे दिया स्लैश करके, ये भी हमने लिख दिया। क्या अब हमें दिख जाएगा, ये तो अब भी नहीं दिखा, अब भी और ठीक हो दिख रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी आपको दिख जाएगा। कैसे, अभी हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मुझे किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, अपने टाइटल को। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल, तो मैंने इसको इंपोर्ट भी कर दी, एक्सपोर्ट भी कर दी। क्या ये अब चलेगा, तो देखते हैं। अभी तो ये हमें चलता हुआ दिख गया, देखो टाइटल ठीक है, तो ठीक है, टाइटल हमारा आके दिख गया हमें। अब ऐसे ही हम एक और कंपोनेंट को बनाना चाहते हैं। क्या दीदी हमें दोनों चीज़ दिख जाएगी, हाँ क्यों नहीं दिखेगी। दोबारा से SRC पे जाएंगे। अब मैं डिस्क्रिप्शन नाम का बनाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन नाम की मैंने फाइल बनाई .jsx में। ठीक है, इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन को क्रिएट करना है। इस फंक्शन के अंदर मुझे इसका नाम देना है अपना डिस्क्रिप्शन ही, क्योंकि नाम ऐसे देने चाहिए जो हर जगह सेम हो। कॉल करी, ब्रैकेट लगाए, इस ब्रैकेट के अंदर रिटर्न किया जिस भी चीज़ को हमें यहाँ पे देना है, और यहाँ पे मान लो मुझे H4 में चाहिए डिस्क्रिप्शन, ओनली डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। अब की बार कुछ नहीं लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। अब मुझे इसको यहाँ पे लाना है, कहाँ पे, कि मैं चाहती हूँ टाइटल भी आए और डिस्क्रिप्शन भी आए। तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना होगा ऐप में, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग आपको खुद ही लिखनी होगी, इतना नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद से भी काम करना पड़ता है। फ्रॉम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ./डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पे आके दिख जाएगा। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो क्या ये चल जाएगा, अभी क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं लगाए हैं। तो ये भी लगाने ज़रूरी है भाई, अपना काम पूरा रखना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया अपना ये, तो क्या ये अब चल जाएगा, देखते हैं। अभी तो टाइटल ठीक है आ रहा है, बस डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये भी हम लाएंगे। इसको हमने सब काम कर दिया, एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है। तो एक्सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट, और इसके अंदर हमें डिफ़ॉल्ट करना है। तो क्या डिफ़ॉल्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन का नाम दूंगी, जो भी हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है। तो क्या ये हो जाएगा, अब देखते हैं कि क्या ये आ रहा है। तो अभी हम दोबारा से यहीं पर आ गए हैं, एक बार इसको दोबारा से हमें गो लाइव करना होगा, क्योंकि ये बार बार बैक हो जाता है। Ctrl+C करो, फिर Ctrl+C करो, एक बार क्लियर कर लो, और फिर npm, शायद आपके तो ये रट जाना चाहिए, npm run dev क्या होता है। npm run dev करा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये लिंक आया, इसको यहाँ से किया हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको सिंपल पेस्ट कर देना है एंड एंटर। तो क्या दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन टाइटल ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइटल ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना राइटिंग मार्कअप इन JSX। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने राइटिंग मार्कअप इन JSX। मतलब JSX में कुछ रूल्स होते हैं हमारे कि हम कैसे लिख सकते हैं अपने JSX को। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी कुछ 3 रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले इसके नोट्स पर चलते हैं और वहीं जाकर समझेंगे कि हमें इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्या कहता है हमें, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल है रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि जब आप रिटर्न लगाते हो और रिटर्न के बाद जब आप ब्रैकेट्स लगाते हो, मतलब कि जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो जैसे कि आपको H1 देना है, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कि ये है क्या चीज़, ठीक है ना। तो आ जाते हैं यहाँ पर और क्विक स्टार्ट रिएक्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे जाके डिस्क्राइबिंग द UI, ठीक है। इसमें आके नीचे जाके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइटिंग मार्कअप विद JSX। तो इस पर क्लिक किया,
यहाँ पे आपका ये खुल गया। यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, JSX इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट दैट लेट्स यू राइट HTML लाइक मार्कअप इनसाइड ए जावास्क्रिप्ट फाइल। ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ये यू विल लर्न, आप ये भी पढ़ सकते हो यहाँ पे जाके। और हमें नीचे आ जाना है, तो फर्स्ट रूल है आपका, नीचे चलते हैं। और ये रहा द रूल्स ऑफ JSX। पहला है रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपोनेंट, रैप देम, राइट अ सिंगल पेरेंट टैग फ्रॉम यूज डिव। हम किस किस चीज का यूज कर सकते हैं, हम डिव का यूज कर सकते हैं अगर हमें डबल एलिमेंट्स को देना हो। तो कहने का क्या मतलब है, देखो आ जाते हैं VS कोड पर। हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं जैसे कि अभी मान लो मैंने टाइटल वगैरह सब यहाँ से हटा दिए और इनको इंपोर्ट भी नहीं किया, ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा रही हूँ अभी के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये हटाया। और यहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी हम हटा लेते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे बिना डिव, बिना फ्रेगमेंट के, फ्रेगमेंट होता है ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न करके, रिटर्न हमने लिख रखा है और ब्रैकेट्स को भी हटा देना है। अगर मैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ H1 दूँ या कुछ भी अपना HTML का टैग दूँ तो मुझे क्या करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि रिएक्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये आपको पेज पे आके दिख जाएगा, ठीक है ना, ये तो आपको पता है क्योंकि आपने ये कई बार कर लिया। तो रिएक्ट कैसा चल रहा है ये आपको दिख रहा है, बट क्या हो रहा है, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे एक और लिख दूँ, चलो मैं ये भी नहीं लगाती और मैं यहाँ पे पैराग्राफ में भी देना चाहती हूँ, बढ़िया लग रहा है, तो क्या ये चल जाएगा, ये पहली एरर दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा रूल है कि हम यहाँ पे एक डिव में इन दोनों चीज़ों को ले लेंगे। तो डिव में कैसे लेंगे, डिव को आपका पता ही है कि एक क्लोजिंग टैग होता है और एक ओपनिंग टैग होता है। इसको यहाँ से कट करके नीचे जाके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बट अब ये क्या दिख रहा है, हमें बहुत हल्का हल्का सा दिख रहा है, ये हमें कुछ भी प्रिंट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसमें मैं लिख रही हूँ बढ़िया, ठीक है, सिंपल बढ़िया लिख दिया मैंने। अब क्या ये चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अभी कुछ भी नहीं प्रिंट होके दिखेगा। ये इसलिए नहीं दिख रहा है कुछ भी प्रिंट होके, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम डिव को लिखते हैं ना, तो इसका भी एक तरीका होता है लिखने का, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को लगाते हैं। किस चीज़ को लगाते हैं, अपने ब्रैकेट्स को। तो अब ये आपको डार्क डार्क दिख रहा है और अब ये आपको पेज पे भी दिख जाएगा, रिएक्ट कैसा चल रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि हमारा फर्स्ट रूल है कि रूट एलिमेंट में हम रिटर्न करेंगे अगर सिंगल वैल्यू को तो वो हो जाएगी, अदरवाइज अगर सेकंड को यूज़ करेंगे, दो चार चीज़ों को एक साथ लिखवाना चाहते हैं तो आपको डिव का यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम फ्रेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पहले इन रूल्स को पढ़ लेते हैं, रूल्स है क्या क्या, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा कि क्लोज ऑल द टैग्स। अब क्लोज ऑल द टैग्स का क्या मतलब है, दोबारा से इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। नीचे जाके आपको दिख रहा होगा क्लोज ऑल द टैग्स, JSX रिक्वायर्स टैग्स टू बी एक्सप्लिसिटली क्लोज्ड। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स लाइक इमेज का टैग है। अब अगर आप ये वाला टैग लगाओगे तो आपको एरर देगा, और जब आप अगर क्लोजिंग टैग लगाओगे तो आपको एरर नहीं देगा। तो आपको मैंने बताया था कि आप दो तरीके से अपने एलिमेंट्स को लिख सकते हो। अब दो तरीके से कैसे लिख सकते हो, देखो जैसे हमने टाइटल नाम का बनाया था, उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया था, दोबारा से एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मैं अपनी टाइटल वाली फाइल को सिर्फ इंपोर्ट करने वाली हूँ, तो टाइटल फ्रॉम, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे डबल कोट्स में टाइटल। तो हमने टाइटल को अपने कर लिया। अब यहाँ पे जाके हम टाइटल वाली फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट हमने कर रखा है और ये लिख रखा है और पढ़ाई कैसी चल रही है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक बार अगर टाइटल को प्रिंट करवाना है तो ठीक है, हम यहाँ पे या तो लिख देंगे सिर्फ टाइटल, ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग टैग। अब क्या ये चल जाएगा, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे आके, हाँ ये चल गया। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे करके दे दूँ, कैसे करके, इसको यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पे जाके मैंने लगा दिया अपना स्लैश, तो क्या ये चल जाएगा। ये पहली एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे आ जाओ, ये चला ही नहीं। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी सी एरर आ गई जो आपके समझ में भी नहीं आएगी। एक तरीका इसका ये होता है कि सिंपल हम यहाँ पे टाइटल लिख के, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग, मतलब कि हम पूरा एक साथ ऐसे ही लिख दें। बट सही तरीका क्या होता है, जो हमने पहले किया था। अब देखो ये प्रिंट तो क्या रहा है, बट सही तरीका आपका ये है। और अगर आपको किसी चीज़ को दो बार कराना है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप डिव का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे दो बार कराना है, मैंने इसको किया कॉपी एंड देन पेस्ट, तो क्या अब ये चल रहा है, नहीं चल रहा है यार, तो ठीक है ना, हम यहाँ पे डिव लगा लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिव लगाया,
तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जाके क्लोजिंग टैग वाला डिव हम लगा देंगे। तो ये क्या होगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग और टाइटल को हम 3 बार प्रिंट करवा रहे हैं। तो क्या ये प्रिंट होके आ जाएगा, तो देख लेते हैं। हाँ, ये 3 बार हमें दिख रहा है हमारा टाइटल। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा सेकंड रूल। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल के पास। तो थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, कैमल केस मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ठीक है, हम इस पे भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे करके आपको खुद से डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैमल केस ऑल, ये कटा हुआ है ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब कि JSX turns into JavaScript and attributes written in JSX become keys of JavaScript objects in your own components। तो इसका कहने का मतलब साफ ये है, इजी भाषा में समझाऊं तो कैमल केस में लिखना है चीज़ों को। जावास्क्रिप्ट में आप कैमल केस में लिखते थे नहीं, बट वहाँ पे क्या था, वेरिएबल वगैरह को कैमल केस में लिखते थे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हमने ऐप का नाम दिया, टाइटल में हमने यहाँ पे टाइटल का नाम दिया, ये तो कैपिटल लेटर से दिया। ये कैपिटल लेटर से ही दिया जाता है। जो नाम आप यहाँ पे दोगे वही नाम अपनी फाइल का नाम दोगे, वही आप इंपोर्ट में लिखोगे, वही आप एक्सपोर्ट में लिखोगे। और अगर आप कहीं पे वेरिएबल वगैरह बना रहे हो तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको कैमल केस में ही लिखना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम दे रखा है। तो क्लास नेम क्यों दे रखा है, क्योंकि देखो अगर मैं इस डिव को कोई आईडी देना चाहूँ, मान लो मैंने इस डिव को आईडी दे दी मेन आईडी या मेन डिव लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मेन डिव नाम से मैंने इसकी आईडी दे दी। अब क्या हुआ, ये डिव तो बन गया हमारा, है ना। इस डिव को हमने आईडी दे दी। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो आ जाते हैं अपने पेज पर। तो ये कुछ यहाँ पर आकर हमें इसको इंस्पेक्ट करना होगा। जैसे हमने इसको इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर हमें एक रूट एलिमेंट दिख रहा है, जो ये पूरा होता है ना, पूरा रूट होता है। इस पर क्लिक किया तो हमें नीचे जाके एक मेन डिव दिख रहा है, मतलब कि पूरा जो है मेन डिव है। इसके अंदर जाएंगे तो 3 हमें H1 दिख रहे हैं, जिसके अंदर हमने लिख रखा है और पढ़ाई कैसी चल रही है, और पढ़ाई कैसी चल रही है, और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये आपको दिख पा रहा है, तो ये मेन डिव की वजह से आप दिख पा रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लास दोगे, देखो आईडी तो हमें सही दिख गई, बट अगर मैंने यहाँ पे क्लास दी तो क्लास आपकी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्लास जब आप वहाँ पे लिखते थे, कहाँ पर, जब आप अपने जावास्क्रिप्ट में क्लास का यूज़ करते थे तो वहाँ पे जो क्लास होती थी ना वो अलग, वो हमारा कीवर्ड होता था जावास्क्रिप्ट का। और यहाँ पे जो क्लास होती है वो हमारा क्लास नेम से डिपेंड होती है, जो हमारी कैमल केस में लिखी जाती है। अब भी ये वही काम करेगा, क्लास लिखते तो एरर आ जाती। तो अब यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे तो आपको क्लास ही दिखाएगा, बट वहाँ पर आपको क्लास नेम लिखना होगा। तो आपके 3 रूल्स थे जो मेन थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, रिएक्ट फ्रेगमेंट। मैंने अभी एक फ्रेगमेंट नाम का वर्ड बोला था और शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो कोई बात नहीं, अब दे लेना ध्यान कि हमें क्या पढ़ना है फ्रेगमेंट में। बहुत छोटा सा टॉपिक है और 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में ही, ठीक है ना। तो चलते हैं और देखते हैं ये है क्या फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है ना, किसी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा। डिव है, डिव को हम पूरा लिखते हैं, बट डिव का एक छोटा टुकड़ा क्या हो सकता है, इसका ओपनिंग टैग, इसका क्लोजिंग टैग, तो एक छोटा सा टुकड़ा हो गया। अब इसका मतलब क्या है, फ्रेगमेंट लेट यू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोट्स ऑफ द डॉम। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इस डॉम से मतलब कि देखो सिंपल कहने का मतलब ये है, VS कोड पे चलते हैं वहीं समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिव छोड़ो, हमें क्या करना है, फ्रेगमेंट को लगाना है। जो अब हमने वहाँ पे डिव दिया था, देखो मैंने ये हटा दिया और यहाँ पे जाके मैंने ये भी अपना क्लोजिंग टैग सिर्फ लगा दिया। तो क्या देगा अब ये, देखो आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हमें सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है वैसे ही, बट क्या चेंज हुआ, ये चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, ये चेंज आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, बट इसका बहुत बड़ा रोल है एक, ठीक है ना, कि फ्रेगमेंट्स का वैसे हम ज़्यादातर अपने फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हैं, डिव को बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डिव है ना वो हमारी मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेता है और फ्रेगमेंट्स जो है वो हमारे छोटे से उसमें ही काम कर देते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेगमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया, 2-3 टॉपिक बचते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा JSX विथ कर्ली ब्रेसेस। अब ये कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, ये तो कुछ नया सा वर्ड आ गया, नया कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो दोबारा चलते हैं अपने नोट्स पर, अब हम आ जाते हैं अपनी कर्ली ब्रेसेस पर। तो ये क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना और बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। JSX विद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं,
ये तो आपको पता ही होगा, मैथ्स पढ़ी होगी या फिर जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देखी होगी मेरी, तो आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। फंक्शन दे रखा है टाइटल वाला, जो हम करते आए हैं शुरू से। इस टाइटल वाले फंक्शन में हम चाहते हैं कि 2 × 2 हमें 4 होके दिखाई दे जाए, या 4 × 4 हमें 16 होके दिखाई दे जाए। तो मेन मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हम अपनी कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे वो हमें कैलकुलेट करके दिख जाएगी। अगर मैं 2 × 2 को अपने कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखूँ तो ये इसका आंसर मुझे 4 दिखेगा। तो ये कैसे होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं करके। दोबारा से VS कोड पर चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। अब हमें टाइटल वाले में करना है जो भी करना है। तो टाइटल वाले में आके यहाँ पे H1 में ही हम देना चाहते हैं बड़ा बड़ा, ताकि हमें दिख जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि 2 × सिंपल, अभी तो ऐसे ही लिख रही हूँ कि मुझे सिंपल ये दिख जाए। पहले तो लिखा हुआ क्या ये दिख जाएगा, 2 × 3 लिख दिया, चलो ठीक है। और फिर मैं = लिख रही हूँ, तो क्या ये मुझे दिख जाएगा, देखते हैं। हाँ, अभी तो ये दिख रहा है, बट मैं इसका आंसर चाहती हूँ कि आंसर आ जाए मेरे पास। 2 × 3 = 6 होते हैं, तो मैं चाहती हूँ 6। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाने होंगे अपने कर्ली ब्रेसिस को। इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर अब मुझे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो लिखना है। तो मैं लिखूंगी 2 × 3। तो क्या अब मुझे दिख जाएगा, तो आगे देख लो। 2 × 3 क्या होता है, 6। 2 × 3 क्या होता है, 6। अब आप कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन करो, सिर्फ आपको एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर देना होगा। अब एक चीज़ और, आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ये तो हमने सीख लिया, एक तरीका और है इसका। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल के नाम से इसको करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, तो उसके लिए रिटर्न से ऊपर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी एक लेट मैसेज नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं कुछ देना चाहती हूँ, जैसे कि रिएक्ट, समझ आ रहा है ना। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ आ रहा है या नहीं। तो मैंने लिखा रिएक्ट समझ आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, ये जो मैंने मैसेज दिया, ठीक है, इसको मुझे पैराग्राफ में अपने प्रिंट करवाना है, मैसेज सेव करके। तो मैसेज सेव का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने H1 दिया और इस H1 के अंदर ये जो हमने लिखा इसको तो हम यहाँ से हटा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैसेज सेव, कुछ भी लिख दो जो भी हमें प्रिंट करवाना है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर अपने मैसेज को हम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो क्या ये ऐसे करके आ जाएगा, तो देख लेंगे कि आ रहा है या नहीं। तो आ जाते हैं अपने यहाँ पर। तो ये क्या आ गया, मैसेज सेज रिएक्ट समझ आ रहा है क्या, ठीक है, रिएक्ट समझ आ रहा है क्या। तो ये चीज़ आपको आके प्रिंट होके दिख गई। तो कर्ली ब्रेसिस का कमाल क्या है, कर्ली ब्रेसिस मतलब कैलकुलेशन, जहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो सेकंड लास्ट क्या है हमारा, सेकंड लास्ट है हमारा स्ट्रक्चरिंग कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोडक्ट नाम से एक तरीके से छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और सिर्फ आपका स्ट्रक्चर बनाना है उसको और उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चरिंग कंपोनेंट्स को। अब हम पढ़ेंगे अपने स्ट्रक्चरिंग कंपोनेंट्स को। हमने क्या क्या पढ़ा था, जब हम एटलासियन की वेबसाइट पर गए थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो हमारी एटलासियन की वेबसाइट है उस पर हमें कुछ ऐसे करके प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। तो वे प्रोडक्ट्स मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद समझते हैं कि वो प्रोडक्ट्स का मतलब है क्या, हम उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो आ जाते हैं एटलासियन की वेबसाइट पर। तो अभी हमें लिखना है यहाँ पे atlassian.com। तो एटलासियन क्या है, हमारी एक वेबसाइट है जो रिएक्ट से बिल्ड हुई है, जो रिएक्ट से ही पूरा बिल्ड हुआ है। तो ये आपको कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो ये जो कंपोनेंट है हमारे पूरे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें सही तरीके से दिखे वेबसाइट पूरी। तो ये क्या है, देखो ये जो हमारा पूरा बॉक्स है ये क्या हो सकता है, ये एक पूरा अलग से कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए क्या होते हैं। ये जो पूरा बॉक्स है ये अलग से पूरा एक कंपोनेंट हो सकता है। ये जो पूरा एक बॉक्स है ये एक अलग कंपोनेंट है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बट हम इनको एक कंपोनेंट में रख सकते हैं। मान लो ये एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है और इसका नाम भी प्रोडक्ट, इसका नाम भी प्रोडक्ट, इसका नाम भी प्रोडक्ट। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये जो हो गया ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, एंड देन ये हमारा आइकन हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया, ऐसे ही ये और ऐसे ही ये। तो इस चीज़ को हम बिल्ड कैसे करें, इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए हमें जाना होगा अपने VS कोड पर। अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने होंगे, अलग अलग काम को हमें करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो हमारा वीट है वो ऐसा है, मतलब कि क्लियर। अब हमें क्या करना है,
इसमें कुछ चीज़ों को हमें प्रिंट करना तो आ गया। अब अपनी app.jsx को बिल्कुल खाली रख रखा है हमने। अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे फाइल। इस फाइल का नाम रखेंगे product.jsx। तो प्रोडक्ट नाम की फाइल बना रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे product.jsx। इस प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें बनानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन में हम इस चीज़ का नाम लिखते हैं जो हमारी फाइल का नाम है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रैकेट और यहाँ पे भी ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि हमें दो चीज़ों को रिटर्न करना है, तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिव देना होगा। आप फ्रेगमेंट भी दे सकते हो बट डिव देंगे क्योंकि बाद में आपको पता चल जाएगा हमने डिव क्यों दिया। अब इस डिव के अंदर हमें दो चीज़ों को लिखना है। एक तो मान लो H4 के अंदर, H4 क्या होती है, हमारी हेडिंग होती है। इसके अंदर मैं मान लो प्रोडक्ट का टाइटल दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट टाइटल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट टाइटल एंड देन उसके बाद मुझे एक पैराग्राफ में देना है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब क्या ये मुझे आके दिख जाएगा, अभी तो उसको एक्सपोर्ट भी नहीं किया, तो एक्सपोर्ट कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके किस चीज़ का नाम, जो हमारी फाइल का नाम है, क्या नाम है, प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट। अब मुझे app.jsx में जाके इसको इम्पोर्ट भी करना होगा। मैंने यहाँ पे किया इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी फाइल का नाम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अभी फीका फीका क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इस फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पे क्या नहीं दिया, अपने प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं किया। तो डिफाइन कैसे करते हैं, क्लोजिंग टैग से। तो क्या एक बार हमारा ये प्रोडक्ट आगे हमें दिख जाएगा, तो देख लेते हैं। ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमें आके दिख गया। हम इसको एक बार नहीं, हम इसको कई बार करना चाहते हैं, तो कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, मैंने इसको 4 बार लिख दिया, तो ये मुझे 4 बार ही यहाँ पर आकर दिख जाएगा। अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट टाइटल हमें दिख रहा है, बट हम इसको ये एक अच्छा तरीका नहीं है करने का, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। किस तरीके से, एक और फाइल बना लेते हैं प्रोडक्ट ग्रुप नाम से। क्या करेंगे, हम इसमें प्रोडक्ट का ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर सारा काम करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ग्रुप डॉट JSX। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब क्या दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सेम वही चीज़ दिख रही है जो पहले। तो हम यहाँ पे जाके एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन में मैं इसका नाम दूंगी प्रोडक्ट ग्रुप। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट ग्रुप, तो प्रोडक्ट ग्रुप करने के बाद मैंने यहाँ पे बना लिया फंक्शन। अब इसके अंदर मुझे रिटर्न करना है, किस चीज़ को रिटर्न करना है, देखो रिटर्न करना है अपने प्रोडक्ट को। तो वो कैसे रिटर्न कर सकते हैं, अभी के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो ये रिटर्न किया हुआ है हमने डिव, इसको या तो हम अपने ग्रुप टैब में लिख दें, ठीक है, क्योंकि हम इससे चीज़ को लिंक कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, प्रोडक्ट में जाके हम यहाँ पे जो चीज़ हमने प्रोडक्ट में दी वो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लो मैंने क्या किया, जो काम मैंने अपनी app.jsx में कर रखा है वो काम मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट को लिखना है। तो प्रोडक्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे ऐसे करके जो ये चीज़ है इसको हम यहाँ पे करेंगे कॉपी या कट करेंगे और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट। तो सिंपल। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फ्रेगमेंट भी दे सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ताकि हमारे यहाँ पे एरर ना आए। और यहाँ पे जाके हम यहाँ पे भी इसको क्लोजिंग टैग दे देंगे। तो ठीक है, अब क्या ये चल जाएगा, दोबारा से देखते हैं। अभी नहीं चला, अभी क्यों नहीं चला, हमने एक काम नहीं किया दोनों को। तो हमने अभी तो पहले तो उसको एक्सपोर्ट कर लो, क्योंकि हमने अभी एक्सपोर्ट भी नहीं किया। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम किसको कर रहे हैं, जो भी हमारी फाइल का नाम है, क्या नाम है, प्रोडक्ट ग्रुप, ठीक है। इसको इम्पोर्ट नहीं किया, इम्पोर्ट काहे में करेंगे हम, इम्पोर्ट हम इसको प्रोडक्ट से करेंगे। तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इम्पोर्ट करेंगे जिस चीज़ को हमने यहाँ पे लिया, मतलब कि यहाँ पे आ जाते हैं app.jsx में। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को नहीं करना, अब की बार हमें यहाँ पे प्रोडक्ट टैब को, मतलब कि प्रोडक्ट ग्रुप को लिखना है। तो हमने क्या नाम था हमारी फाइल का, प्रोडक्ट ग्रुप। अब इसके अंदर मैं प्रोडक्ट ग्रुप को यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, मतलब कि कॉल ही कह सकते हैं इसको एक तरीके से ना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ये। अब क्या दिक्कत आएगी, अब एक दिक्कत आएगी बस, कि हमने यहाँ पे देखो, अब पहले तो उसको जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख पा रहा हमें, तो हमारी एक इम्पोर्ट की गलती है। हमने किस चीज़ को इम्पोर्ट नहीं किया, अपने प्रोडक्ट को। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्पोर्ट प्रोडक्ट, फिर फ्रॉम करके अपने प्रोडक्ट को। क्या ये अब चल जाएगा, हाँ। अब देखो ये चारों हमें यहाँ पे आके दिख रहे हैं, ठीक है, चारों हमें प्रोडक्ट टाइटल सब दिख रहा है। अब क्या करना है, अब हमने ये पूरा तो कर दिया, बट हमें क्या चाहिए, 4 बार चाहिए। तो 4 बार ही आ रहा है, क्यों आ रहा है 4 बार, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को यहाँ पे 4 बार कॉल कर रखी है, इसलिए 4 बार हमें ये दिख रहा है।
अब हम चलते हैं अपने नोट्स पर, सेकंड एंड लास्ट, बिल्कुल लास्ट है ये हमारा, कि स्टाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी अपने एटलासियन की वेबसाइट के हिसाब से, बट सेम तो नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा थोड़ा जब हम समझते रहेंगे आगे जाके इन चीज़ों को करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी। अब हम कई सारी तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं इसकी। देखो, हम अपने app.css में जाके यहाँ पे कोड लिख सकते हैं अपनी स्टाइलिंग का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। index.css है यहाँ पे, इसको जाके लिख सकते हैं, बट अभी के लिए क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। सही तरीका यूज करना है हमें, तो अपनी एक फाइल को क्रिएट करना है product.css के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिखी product.css, तो css नाम की यहाँ पे हमारी फाइल बन गई है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, CSS की फाइल को यहाँ पे हमें लिंक करना है और करके देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, इसमें मुझे कुछ स्टाइलिंग देनी है। अभी के लिए सिर्फ एक स्टाइलिंग दूंगी मैं, बॉर्डर की। तो मैं इसमें बॉर्डर दे रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो क्या होगा, ये ब्लैक कलर का हमें बॉर्डर दिख जाएगा। तो या वाइट कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, हमारा ब्लैक है। तो ब्लैक तो नहीं दिखेगा, वाइट दिख जाएगा। तो क्या ये हमें दिख जाएगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। कैसे नहीं दिखेगा, देखो अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने ना तो इसको किसी के साथ लिंक किया ना जोड़ा। तो वो कैसे होता है, उसके लिए हमें जिस भी फाइल से लिंक करना है, मतलब कि जो प्रोडक्ट वाली फाइल है, यहाँ पे जाके हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो मतलब कि हम अपनी CSS की फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा // किसको करना है, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा, खुद से हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या है, product.css। तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी, ये रही हमारी फाइल। तो क्या ये अब चल जाएगा, तो देखते हैं एक बार, आ जाते हैं यहाँ पर। तो अभी भी हमें ये चलता हुआ नहीं दिखा, जबकि हमने इसको लिंक भी कर दिया। पहले तो हमें देखना है कि हमने सबको सही सही कर रखा है क्या। इसको एक्सपोर्ट कर रखा है, इम्पोर्ट कर रखा है, इम्पोर्ट कर रखा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रखा है। app.jsx में हमने सारा काम अपना क्लियर कर रखा है। ये 2 बार क्यों इम्पोर्ट हो गया, ये हमें नहीं करना था, ठीक है ना। अब देखते हैं जाके, तो अभी भी हमारी स्टाइलिंग नहीं आ रही। हमने क्योंकि यहाँ पे डिव को क्लास नहीं दी। जब तक आप क्लास नेम नहीं दोगे, इसलिए हमने यहाँ पे डिव बनाया था। जब तक आपको कैसे दिख जाएगी स्टाइलिंग। अब जब आपने लिखा, अब देखो आपको स्टाइलिंग दिख रही है, आपका बॉर्डर आ चुका है। अब इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, इसका देना है बॉर्डर रेडियस। इसको घुमाना है हमें 20 पिक्सल। तो क्या ये घूम जाएगा, देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा कर्व होके हमें दिख गया। अब हमें थोड़ी मार्जिन देनी है। मान लो मार्जिन मैंने दे दी इसको, सब में 20 पिक्सल की मार्जिन दे दी। तो क्या ये स्पेस आ जाएगी, देखो सब में स्पेस आ गई। अब मैं थोड़ी पैडिंग देना चाहती हूँ उसको, तो मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग। मान लो 10 पिक्सल मैंने इनको पैडिंग दे दी सबको, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी पैडिंग आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको विड्थ भी देनी है। मुझे विड्थ अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने 300 पिक्सल यहाँ पे इसकी विड्थ दे दी। तो क्या ये थोड़ा बड़ा सा हो गया, हाँ। तो ये अच्छा तो लग रहा है, बट मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो इसकी स्टाइलिंग हटाने के लिए हमें index.css पे जाना होगा। जो भी यहाँ पे लिखा होगा पूरे को कमेंट आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से आखिरी तक की, और यहाँ पे हम कंट्रोल/ को कर देंगे, तो ये सारा कमेंट आउट हो जाएगा। जब हम अपने इस पर आएंगे, तो अब हमें यहाँ पे वाइट दिख रहा है और बॉर्डर वगैरह सब हट गए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके सिंपल ब्लैक कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ब्लैक कर दोगे तो आपको बॉर्डर ब्लैक दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा ये आ गया। अभी आप सोच रहे हो कि प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसको और सुंदर बनाएंगे, अमेजोन के कार्ड्स बनाएंगे, ठीक है। और रिएक्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको करो, और नहीं करोगे तो वो आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पे हमने ये सारे टॉपिक्स को अपने कवर कर लिया। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। कंपोनेंट्स आप पे क्रिएट करने आ गए, एक एक्टिविटी आपने कर ली। अब फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरे बेसिक को कवर कर लिया। अगर रिएक्ट आपको समझ में ना आया हो कुछ भी चीज़, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।